अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एनसीआरबी ने आज डाटा रिलीज किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि यूपी में अपराध कम है। क्या ये वाकई में सच है या फिर आंकड़ों की बाजीगरी? हम आज इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, आज जब एनसीआरबी के डेटा रिलीज हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से ये दावा किया गया कि यूपी में अपराध कम हुए हैं। क्या ये वाकई में सच है? और अगर ये सच है तो हमें इस दावे की पड़ताल करनी चाहिए। एनसीआरबी का डेटा भारत का गृह मंत्रालय जारी करता है और वो डेटा बताता है कि यूपी में आईपीसी के प्रति जो अपराध हैं वो कम हो रहे हैं, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध कम हो रहे हैं, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ग्राउंड पर जो हालात हैं और जो डेटा है, हमें इसके तर्कों का विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये दावा कितना सच है, ज़मीन पर ये कितना खरा है और ये क्या वाकई में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है। और दूसरी बात, ये भी दावा किया गया रिपोर्ट में, एनसीआरबी की रिपोर्ट में, कि 2021 में यूपी में सिर्फ एक दंगा हुआ। क्या वाकई ऐसा है? और 2019 में 3 या 4 दंगों का जिक्र सिर्फ रिपोर्ट में है। तो हम इस दावे की आज डिबेट के जरिए पड़ताल करेंगे, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को समझेंगे और एनसीआरबी की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जब आई है तो उसका पूरा एनालिसिस आज इस परिचर्चा में करेंगे। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम उस डिबेट की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उससे पहले लगातार हमने आप सबको बताया है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। आंकड़ों में ही नहीं, धरातल पर भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, चुस्त है, व्यवस्थित है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं केवल अपराधी भयभीत रहता है। भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको भय लग रहा है आज की स्थिति में। आईपीसी में 23rd स्थान है यूपी का, कुल अधिनियमों में मात्र 10वां स्थान है, यानी हमारा क्राइम कम है। इसके साथ साथ हत्या में 24वां स्थान है, जो एसिड अटैक है उसमें 36वां स्थान है, जो फिरौती हेतु अपहरण है उसमें 36वां स्थान है, बलात्कार में 23वां स्थान है। तो हम पूरे देश में जहां भी क्राइम पर कैपिटा चेक हो रहा है तो उसके क्रम में हमारा पूरे देश में काफ़ी कम है क्राइम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो पूरे देश के आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करती है और जिसके आधार पर ये हम डेटा जो उन्होंने रिलीज किया है उसके आधार पर हम संतोष जाहिर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण जी मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आरएम श्रीवास्तव, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जुड़ेंगे मेरे साथ। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, और रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज ठीक से पड़ताल हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के दावे की और एनसीआरबी के रिकॉर्ड की। असीम अरुण जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यूपी में हो रही हैं तो जो ग्राउंड की रियलिटी है और जो डेटा है इसमें मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो अपराध आंकड़ों का विश्लेषण किया है उसमें क्राइम रेट को, यानी अपराध की दर को लिया है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर को लिया है, कुल आंकड़ों को। क्योंकि यूपी जितना बड़ा राज्य है तो कुल आंकड़े में हम लोग बहुत आगे होते हैं और सही विश्लेषण इसका दर से होता है। तो इसके लिए आपको बधाई कि आपने स्टैटिस्टिक्स को, आंकड़ों को अच्छे से प्रयोग किया है। जो आंकड़े हैं वो जो प्रत्यक्ष हमको सड़क पे दिख रहा है उसी का प्रमाण है।
आज आपको लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी होती होगी देख करके, जहां सूर्यास्त के बाद लोग निकलने में डरते थे शहर में और देहात में खासकर, आज आपको देख के खुशी होती है। रात 10 बजे 11 बजे तक हमारी बच्चियां अपनी स्कूटी पर पढ़ाई करके लौट रही होती हैं, घर जा रही होती हैं और उनको किसी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण रोज हम अपनी सड़कों पे देख रहे हैं। आंकड़ों में भी यही प्रमाण आया है। ये कोई चौंकने वाली, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो जमीन पे है वही आंकड़ों में परिलक्षित हुआ है। लेकिन ग्राउंड में जिस तरह की खबरें बीच बीच में आती हैं, इतने क्रूरतम अपराध होते हैं और ऐसी ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट का ये क्लेम कि यूपी में अपराध कम हुआ है, ये इसमें अंतर क्यों है इतना? मुझे नहीं लगता अंतर है। आप देख लीजिए, जैसे फिरौती हेतु अपहरण की बात करें तो पूरे साल में लगभग 50 घटनाएं हैं और हम पूरे भारतवर्ष में 36वें यानी सबसे अच्छे दर के हिसाब से स्टेज पे हैं। अब आप स्वयं बताइए, क्या यूपी में फिरौती हेतु अपहरण हो रहे हैं? जिस पैमाने पे पूर्व में ये पकड़ उद्योग हुआ करता था, ना सिर्फ वो समाप्त हुआ है, बल्कि कभी कभार ही आप कहीं सुनते हैं कि फिरौती हेतु अपहरण हुआ और सफल हुआ। ये तो शायद ही कहीं पिछले 5 साल में हुआ है। जब भी ऐसी घटनाएं हुई, किसी छोटे मोटे गैंग ने कोशिश की करने की, तो तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, कार्रवाई हुई। इसके आपको 20 प्रमाण दिखेंगे। जहां पे फिरौती हेतु अपहरण के गैंग हुआ करते थे, अब ऐसा कोई गैंग नहीं बचा, सब जेल के अंदर हैं, या अगर उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब दिया और उसका परिणाम सबके सामने है। तो कठोर कार्रवाई हुई है, आप देखते होंगे कि नियमों एक से से कार्रवाई बढ़कर हुई एक है हीनियस और क्राइम उसका होते हैं। परिणाम जो मुख्य और अपराध राष्ट्रीय है स्तर उसमें पर उसकी हमको चर्चा देखने को होती मिल है। रहा है। एक से बढ़कर एक हीनियस क्राइम हो जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी बदनामी होती है, पुलिस की भी होती है। इसका कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते आप लोग? सिस्टम डेवलप उसका हुआ है और आप इस चीज को लगातार देख रहे हैं कि हीनस क्राइम हो या कुल क्राइम हो, ये लगातार कम होती जा रही है। आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकार ने 1.5 लाख नई भर्तियां की, यानी फोर्स को लगभग डबल किया, संसाधनों से प्रयुक्त किया, नई प्रशिक्षण प्रणालियां विकसित की हैं, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को मजबूत किया है, और सबसे बड़ी बात कि मूलभूत पेट्रोलिंग पे बहुत जोर दिया है। फुट पेट्रोलिंग, जिस चीज को पुलिस भूल गई थी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी ओर बार बार सबको याद दिलाया। मैं अपनी करीब 28 साल की पुलिस की नौकरी और अब याद करता हूं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं रहा जिसने हर त्योहार से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग की हो और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में स्वयं चर्चा की हो। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर महत्वपूर्ण त्योहार से पहले स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक एक चीज का स्वयं ध्यान रखते हैं, और उसका ये परिणाम आपको मिल रहा है कि आज त्योहार अगर है तो इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं होती है कि बवाल होगा क्या। त्योहार है तो लोग खुशी से, या जो त्योहार का स्वरूप है उसमें मनाते हैं और त्योहार का उसी प्रकार समापन हो जाता है। ये चीजें लगातार सुधरी हैं। आने वाले समय में अब न्यायालयों पे कार्रवाई तेज की जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा हुआ है। साइबर क्राइम में, महिला अपराध में, शस्त्र जब्तीकरण में हम लोग देश में नंबर 1 स्थान पे हैं। पुनः ये कोई चौंकाने वाली, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परिणाम हमको दिख रहा है सड़क पे, अखबार में, और वही एनसीआरबी के आंकड़े में भी प्रमाणित हुआ है। अच्छा, इसमें डायल 100 जैसी सेवाएं, जो जिसमें आप भी उस वक्त डायल 100 की टीम में हुआ करते थे, तो ये डायल 100 वगैरह से कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अपराध रोकने में हुआ, या फिर ये अभी बहुत प्रभावशाली नहीं है? निश्चित रूप से पुलिस की प्रतिक्रिया को तेज किया गया है। डायल 100 की व्यवस्था तो 1964 से चल रही है और हमेशा सरकारों ने प्रयास किया कि इसको मजबूत किया जाए, लेकिन पिछले 5 साल में, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय नीति तय हुई जिसके तहत अब ये 112 नंबर हुआ, इसमें जहां पे 20 मिनट का रिस्पांस टाइम हुआ करता था, अब लगभग 7 मिनट का रिस्पांस टाइम है। तो जो हम कानून व्यवस्था और खासकर दंगा बलवा इसमें कमी देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि 7 मिनट के अंदर पहली पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है, वो स्थिति को नियंत्रण में ले लेती है, और आवश्यकता है फोर्स की तो और आवश्यकता पड़ने बुला लेती है। आप और सभी साथी याद करेंगे, आज से कुछ साल पहले कोई घटना होती थी तो मीडिया को पहले पता होता था और मीडिया पुलिस को बताती थी, लेकिन आज
112 की व्यवस्था जब से आई है तो सबसे पहले जागरूक नागरिक उत्तर प्रदेश के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे पहले पुलिस को बताते हैं, एक ना एक पीआरवी हमारी पहुंच जाती है और वो स्थिति को नियंत्रण में ले लेती है, जिसकी वजह से घटनाएं बड़ा स्वरूप नहीं लेती हैं, छोटे स्वरूप में नियंत्रित हो जाती हैं। लेकिन अभी भी उत्तर कुल मिला प्रदेश के पुलिस सिस्टम के को मजबूत कामकाज करने के का तरीकों प्रयास पर योगी जी ने किया बड़े है, गंभीर प्रश्न उसके चिन्ह परिणाम उठते हम हैं। लोग को मिल रहे हैं। मैं आपको नोएडा की घटना का उदाहरण देना चाहता हूँ। श्रीकांत त्यागी की घटना, उस घटना में पुलिस एक्शन में बहुत देरी हुई और परसेप्शन ये गया कि पुलिस का एक बड़ा वर्ग या पुलिस के अधिकारी श्रीकांत त्यागी का बचाव कर रहे हैं। ये आरोप भी तो पुलिस पर चस्पा होते हैं, तो दोषी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अफसरों पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जितना मेरी जानकारी है, मैंने फॉलो किया है, कानून के अनुसार पूरी उसमें कार्रवाई हुई है। हाँ, ये भी हमें हमेशा समझना है, और भी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ शुरुआत के समय में पुलिस के पास सभी तथ्य टेबल पे नहीं होते हैं और पूरा परीक्षण करने के बाद निर्णय होता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, काम अभी और होना है। हमको पुलिस को और विशेषज्ञ बनाना है। जो अच्छा काम करने का माहौल सरकार ने दिया है उसको और मजबूत करना है, लेकिन साथ साथ पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ानी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जिस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हम 16 से 12 पे आए, 12 से अब सीरियल नंबर 2 पे आ गए, इसमें अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो हमारे विज्ञापन और जो सामग्री हम देते हैं उसके अलावा पूछता है अपने किसी मित्र से, साथी से कि दोस्त तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। वो उसको अच्छा फीडबैक देता है, वो बताता है मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। ये कारण है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट जबरदस्त ला रहे हैं। हर तरफ तरक्की होते हुए देख रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट आदि हमारे प्रतिष्ठान, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक नंबर पे होंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हर एक उत्तर प्रदेश वासी को खुशहाल जीवन, सुरक्षित जीवन जीने का पूरा अधिकार है और वो बढ़ेगा। थैंक यू असीम अरुण जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से भी कुछ बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश की सरकार और एनसीआरबी दावा कर रहे हैं कि यूपी में अपराध कम है और जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध यहाँ कम है और दंगा तो हुआ ही नहीं। कांग्रेस क्या धारणा रखती है इसके बारे में? मैं इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, एक बात देश की एनसीआरबी डेटा पर जरूर करना चाहती हूं। इस एनसीआरबी डेटा की सबसे बड़ी हेडलाइन, ब्रजेश जी, ये है कि एनसीआरबी डेटा में जो आत्महत्या के मामले आए हैं उसमें 25% मामले दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के हैं। 25%, 1/4 मामले। अमृतकाल की यह असलियत है कि गरीब गुर्बत से इतना परेशान है कि दिहाड़ी मजदूर 25% है इस टोटल आंकड़े के, और ये 12% होते थे 2014 में। सोचा जानकारी के लिए, थोड़ी तो लोगों की आत्मा झकझोरेगी। क्या गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी और भुखमरी से इस देश का नतीजा है, महंगाई से, वो लोगों को समझ में आएगा। अब आपने एक डायरेक्ट सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार के परफॉर्मेंस पर पूछा है। देखिए, विंडो ड्रेसिंग करना या यहां पर आकर बड़ी डींगे हाँकना अलग बात है। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है ये पहले बताने के मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। 13.5% बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश में। भगवान जाने वो कौन सी महिलाएं जो अपने आप को 10, 11, 12 बजे रात को सुरक्षित पाती हैं। मैं उसी प्रदेश से आती हूं, भगवान करे एक दिन इतना सुरक्षित मेरा भी प्रदेश हो। लेकिन मेरठ में, हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की पत्नी की हत्या करके बेड बॉक्स में उसको डाल दिया जाता है। कानपुर देहात में एक बैंक मैनेजर कर्मी चीख चीख के कह रही है भाजपा का एक नेता मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, उसने वीडियो रिलीज किया है, कोई कार्रवाई नहीं। मथुरा में भाजपा की पार्षद अपने पति के साथ मिलकर बच्चा चोरी के मामले में पकड़ी गई है। कानपुर देहात की एक चित्रकूट में 3 लोगों को मारा गया, और सबसे बड़ी बात यह उनको बंधक बनाने वाले सिपाही थे जो उनसे पैसा ऐंठ रहे थे, नहीं तो उन पर गांजा चोरी का और गांजा रखने का आरोप लगा देते।
मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूं कि ये किस तरह की और कौन से कानून की, कौन सी सुरक्षा की बात हो रही है। मैं हाथरस पर, उन्नाव पर, लखीमपुर पर, उसके चीरहरण पर तो अभी जा ही नहीं रही हूं। ये पिछले एक हफ्ते की घटनाएं आपको बता रही हूं। श्रीकांत त्यागी को मैं इसलिए टच नहीं कर रही हूं, वो सवाल आपने पूछ लिया। मतलब भाजपा के नेता जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा कोई काला कारनामा, ऐसा कोई कुकर्म है जो भाजपाई नहीं करते पाए जा रहे। बच्चा चोरी, एक पार्षद, महिला पार्षद विनीता अग्रवाल अपने पति के साथ बच्चा चोरी में पकड़ी गई है। बच्चे को प्लेटफॉर्म से चोरी करके उसके घर से बरामद हो रहा है और सरकार के होश फाख्ता नहीं हो रहे हैं, सरकार की नींद नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है यहां पर? मतलब यहां पर आकर एक और दावा एनसीआरबी के हवाले से किया गया है सुप्रिया जी। ये दावा यह है कि 2021 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक कम्युनल राइट हुआ है। ऐसा दावा एनसीआरबी की रिपोर्ट में किया गया है यूपी के लिए। क्योंकि यूपी में जिस तरह का भय और आतंक का माहौल करा गया है, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था का पर्याय बुलडोजर बना दिया गया है। आज मैं अखबार में खबर पढ़ रही थी कि कहीं पर विवाद हुआ और विवाद बहू और सास ससुर को लेकर था। कोर्ट ने घर जाने के लिए बोला तो पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। कानून व्यवस्था का पर्याय, कानून व्यवस्था का विकल्प जिस प्रदेश में बुलडोजर बन चुका है, वहां पर कहां दिखाएंगे ये कोई हेट क्राइम, वहां पर कहां दिखाएंगे ये कोई दंगा? आप मुझे बताइए, जिस तरह भय और आतंक का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो नफरती उन्माद भाजपा के नेता मिलकर, उनकी ट्रोल आर्मी मिलकर, उनके प्रवक्ता मिलकर फैलाते हैं, ये असलियत है। सुप्रिया जी, आपने ये बुलडोजर मॉडल की बात कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है और मैं चाहता हूं कि असीम अरुण जी इस पर जवाब जरूर दें, क्योंकि ये बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तो क्या एनसीआरबी के पीछे ये सब है और बुलडोजर मॉडल को लेकर आप खुद क्या नजरिया एक पुलिस अफसर के रूप में और अब एक मिनिस्टर के रूप में रख रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुलडोज़र एक प्रतीक है और मैं भी ज़रूर इस पर व्याख्या करना चाहूँगा। बुलडोज़र ना सिर्फ प्रतीक है अपराधियों का, अपराधियों के अड्डों का, उनकी बनाई हुई संपत्ति को विनाश करने का, बल्कि बुलडोज़र एक प्रतीक है विकास का भी। जहाँ भी सड़क बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, तो वहाँ भी बुलडोज़र विकास के प्रतीक के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये बुलडोज़र है इच्छा शक्ति का प्रतीक। जिस प्रकार सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर की गाड़ी, वाहन सड़क पे बुलडोज़र है, उसी प्रकार योगी जी की इच्छा शक्ति, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति का ये प्रतीक है। निर्णय लिया जाता है, सोच समझ के लिया जाता है, सबूतों के आधार पर लिया जाता है और उसको समस्त हॉर्स पावर से, बुलडोज़र की शक्ति से उसको लागू किया जाता है। जो जब भी गड़बड़ करता है, जिसने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये बुलडोजर की शक्ति है, प्रतीकात्मक रूप में भी और वास्तविक रूप में भी। पर एक इंटरेस्टिंग मामला है, ये मैंने भी अखबार में पढ़ा कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू था और उसमें पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची, जो अभी सुप्रिया जी जिस बात कह रही थी। तो ये डराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना, ये तो गलत है। निश्चित रूप से जहां पे भी बुलडोजर या कानून का राज बुलडोजर की शक्ति से लागू किया गया है, हर जगह कानून के अनुसार ही किया गया है। जहां पे अवैध संपत्तियां हैं, गलत तरीके से बनाई गई संपत्तियां हैं, मैं कन्नौज से विधायक हूं, मैं अपने कन्नौज का आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं कि कुछ आपराधिक तत्व ने सरकारी जमीन के ऊपर दुकानें बना ली थी और उसको जाकर के नियमानुसार एसडीएम ने, सीओ ने, पुलिस ने और बुलडोजर ने उसको तोड़ा। अब इसको ये भी कोई कह सकता है कि ये फला व्यक्ति के खिलाफ बड़ा उत्पीड़न हुआ, लेकिन जो व्यक्ति सरकार की संपत्ति पे आकर के दुकानें बना रहा था, उनकी दुकानों को क्या सहेज के रखा जाएगा या बुलडोजर की शक्ति से उसको नष्ट किया जाएगा? सवाल और है मेरा, कानून का राज सबसे पहली आवश्यकता है एक अच्छे क्या बुलडोजर को फाइनली आप लोगों ने लीगली अडॉप्ट कर लिया है, स्थापित किया है? और इसी की वजह से एनसीआरबी के आंकड़े आज हमें बता रहे हैं कि हम लोग तमाम प्रकरणों में नंबर 1 पे हैं अपराध की दृष्टि से, और इससे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है,
क्योंकि हमारा संकल्प है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, उसको भी हम करके देंगे। एक प्रश्न है मेरा कि क्या बुलडोजर को आप लोगों ने लीगली यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में उसे मेंटेन करने के लिए लीगली अडॉप्ट कर लिया है? देखिए, ये प्रतीकात्मकता की बात है। जहां पे बुलडोजर की आवश्यकता है, कुछ वहां पे विनाश होना है, आपराधिक तरीके से बनाई गई संपत्ति का कानून के अनुसार वहां पे किया जाता है। अगर कोई जेब कतरा है, उसको पकड़ा गया है, तो वहां पे बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। जहां पे सुई की आवश्यकता है, सुई प्रयोग की जाती है, जहां पे तलवार चाहिए, तलवार प्रयोग की जाती है। सुप्रिया जी कुछ कहना चाहती है? यस मैम, गो अहेड प्लीज, बोलिए। राजेश जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, मुझे दुख है और मुझे खेद है कि आजादी के 75 साल मनाते हुए इस देश में उत्तर प्रदेश के सरकार के वो मंत्री जो कानून व्यवस्था का एक जमाने में हिस्सा थे, खुद पुलिस अधिकारी थे, आज उनको लगता है कि कानून व्यवस्था का विकल्प बुलडोजर है। वो बुलडोजर को इच्छा शक्ति का प्रतीक बना रहे हैं। मुझे इस बात का खेद और दुख है और दिख रहा है पतन इस सरकार का नैतिक। बुलडोजर सिर्फ एक चीज का प्रतीक है, निरंकुश और निर्लज्ज शासन का प्रतीक है। हमारे देश की कार्यपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की कोई भी सरकार शासन चलाने में माहिर है, शासन चला सकती है। आप इन सब जगहों पर ताले लगा दीजिए, यूपी असेंबली से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ताले लगा दीजिए और जहां मन आए बुलडोजर चलाइए। लेकिन जब तक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के ये 3 स्तंभ हम मानते हैं, तब तक सभ्य समाज में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। बुलडोजर को मान्यता देना गुंडई, निरंकुश और निर्लज्जता की निशानी है। यह मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है और दुख ज्यादा इस बारे में कि इसकी पैरवी वो व्यक्ति कर रहे हैं जो भी कानून व्यवस्था का हिस्सा रह चुके हैं। थोड़ी तो खेद भारतीय जनता पार्टी को अपने कर्मों पर होना चाहिए। यह इच्छा शक्ति का नहीं, यह बेशर्मी का प्रतीक है। असीम अरुण जी, मैं आपको एक मौका देता हूं, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जैसी बहुत अस्पष्ट आवाज आ रही है सुप्रिया जी की, अगर मेरे लिए सवाल होगा तो मैं यस, आप ही के लिए है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, आपने विध्वंस के प्रतीक को तो कानून व्यवस्था का प्रतीक बना दिया है। रूपांतर कर दें, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा मैडम की कट रही थी, क्षमा चाहूंगा। उन्होंने बुलडोजर को विध्वंस का प्रतीक बताया है और ये कहा है कि आपने गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं सही समझ रहा हूं तो जहां तक बात है बुलडोजर की प्रतीकात्मकता की और व्यवहारिक जमीनी स्तर पे, दोनों ही चीजें बिल्कुल एक हैं। इसमें कहीं कोई भ्रम या कंफ्यूजन की बात नहीं है। राज्य यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो राज्य का पहला धर्म है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। हमारा आपका स्टेट से जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, वो ये है कि अगर कोई मारेगा पीटेगा मुझे, कोई मुझे तंग करेगा, तो मैं सीधे उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं सरकार को यानी पुलिस को 112 को कॉल करूंगा और मुझे सही प्रतिक्रिया मिलेगी। पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की प्रक्रिया हुई है उत्तर प्रदेश में, वो इस मूल सिद्धांत के आधार पे हुई है। कोई अगर कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो दूसरा पक्ष उसका बदला नहीं लेगा, दूसरा पक्ष सरकार को बताएगा यानी पूरे तंत्र को, और सरकार उसकी प्रतिक्रिया देगी बिल्कुल कानून के अनुसार। मैं पुनः जो विनाशकारी गतिविधियां बुलडोजर की हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक गैंगस्टर, एक अपराधी जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई, विवेचना में पाया गया कि इसके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है, कैश है, तो उसको क्या जब्त नहीं किया जाएगा? उसने एक बिल्डिंग बना ली है अवैध रूप से, क्या उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा? तो जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर होना चाहिए। जब वो हुई है, वो दिखी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको पसंद किया है और इसीलिए 5 साल के बाद एक पुनः निर्देश जनादेश मिला है कि इसी प्रकार सरकार को चलाइए। और पहली बार 5 साल का कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः जनादेश मिला है। ये जनता ने इस चीज को समझा है, जनता ने इसको जबरदस्त तरीके से अपना समर्थन दिया है, मोहर लगाई है। जो आलोचना है इसमें कोई गहराई नहीं है
और आप आने वाले समय में देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर और ऊंचाइयों पे जाएगा। हम लोग पूरे देश में नंबर 1 पे होंगे और जनादेश का ये ऑलरेडी मतलब हम कई है मायनों में कि मॉडल है, बुलडोजर से आगे और शासन अच्छा मॉडल चलेगा। बनाएंगे। बहुत बहुत सब शुक्रिया लोगों पर आपका ताले असीम लगा अरुण जी। दीजिए। असीम अरुण जी आपका बहुत क्यों है बहुत शुक्रिया। कार्यपालिका? मैं क्यों डिबेट है को आगे बढ़ाता न्यायपालिका? हूं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया। एनसीआरबी का डेटा आया है भारत के गृह मंत्रालय का, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम और विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ तो अपराध बहुत ही कम हुए हैं, और बता रहे हैं दंगा तो सिर्फ एक ही हुआ है। आप क्या सोचते हो? देखिए ब्रजेश जी, मैं भी माननीय मंत्री जी के भी जवाब सुन रहा था, और क्योंकि आपकी डिबेट में आना था तो क्योंकि साहित्य पर तो बीरेन जी बोलेंगे, लेकिन फिर भी जब मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे गोरख पांडे जी की एक कविता, जिसके कुछ अंश मैं पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सबने बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। अब सोचिए, जो लोग कह रहे हैं एनसीआरबी की उस रिपोर्ट पर बोल रहे हैं, क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध देश में नंबर 1 है। वही एनसीआरबी बोलती है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के खिलाफ अपराध जो हो रहे हैं वो नंबर 1 पर हैं। खास तौर से दलित और अल्पसंख्यकों पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो किस किस चीज पे नंबर 1 पे जाएंगे? और जहां तक सवाल सांप्रदायिक दंगे का है, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, बहुत शानदार डिबेट करते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो लोग सांप्रदायिक दंगे कराते थे वो आज सरकार में है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ दंगे कम होते नजर आएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? आज अभी बखान किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। कानून व्यवस्था के अगर देखना है तो संभल में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, यही योगी जी की पुलिस उन बलात्कारियों को जेल नहीं भेज रही थी, समझौता करा रही थी। अब कन्नौज की घटना आ गई, माननीय मंत्री जी कन्नौज से ही अभी बोल रहे थे। कन्नौज में क्या हुआ? बेटी के साथ गलत हुआ, मां न्याय मांगने गई तो योगी जी की पुलिस ही। अब थानों में क्या हो रहा है? अगर आप थानों में न्याय मांगने जाइए बीजेपी की सरकार में तो आपसे पैसा लिया जा रहा है, महिला चली गई तो इज्जत ले ली गई। भाई कौन सा राज है? मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं। आप क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट को खारिज करते हैं? नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं मैं कि योगी जी को और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को नाम बदलने का बड़ा शौक है। आपके और एनसीआर और आपके और ये डेटा में यूपी सरकार के क्लेम में अंतर जानते हैं क्यों है? आप समग्र रूप से उस डेटा को पढ़ रहे हैं और यूपी सरकार प्रति लाख आबादी के हिसाब से क्राइम की रिपोर्ट जारी कर रही, इसलिए वो अंतर आपको दिख रहा होगा। वो अंतर इसलिए है कि बीजेपी सिर्फ उस पे बहस करना चाहती है जो उसके फायदेमंद, बाकी पिछड़ों पे अन्याय हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। दलितों पर नंबर 1 का अपराध हो रहा है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, उस पर नहीं बोलेंगे। अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। महिलाओं पर देखिए, मैं एक बात कह दूं, जो बीजेपी और आरएसएस है, जो इनकी सोच महिलाओं को लेकर के और दलितों को लेकर के पहले थी वही आज भी है। उनके प्रति अपराध इनको अपराध ही नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया। मैं फिर दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जंगल राज को बदल करके उसका नाम रामराज कह दिया है। तो रामराज का मतलब ये नहीं थैंक यू सुनील जी, नाम बदला है, काम नहीं बदले। थैंक यू सुनील जी। मैं आरएम श्रीवास्तव साहब को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह रहे, गृह विभाग के मुखिया, जिसके अधीन उत्तर प्रदेश की पुलिस रहती है और लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में गृह विभाग उन्होंने संभाला है। श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट को स्टडी करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? सरकार कहती है कि प्रति लाख आबादी के हिसाब से जो डेटा है उसके मुताबिक अपराध में कमी आई है और दंगा भी सिर्फ एक हुआ है। अपोजिशन का ये क्लेम है कि समग्रता में देखें तो उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 है। आप इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे?
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीआरबी का जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वे विश्वसनीय नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि वह सेल्फ रिपोर्टिंग पे आधारित है। सेल्फ रिपोर्टिंग पे आधारित जो भी रिपोर्ट होती है सही नहीं होती। जैसे तहसीलदार साहब की वसूली देखी जाए तो वो चूँकि डिमांड दबा लेते हैं तो उनकी वसूली बड़ी अच्छी हो जाती है। न्यायालय में जाइए तो वो मुकदमे दर्ज होंगे नहीं होंगे, पंजीकृत होंगे नहीं, वो दिखाएंगे कि हमने बड़े मुकदमे निस्तारित किए। उसी तरह एनसीआरबी की रिपोर्ट सेल्फ रिपोर्टिंग पे है, यहाँ पे थानों में एफआईआर दर्ज होती ही नहीं है। कोई घटना होती है वो दर्ज होती ही नहीं है, केवल रोजनामचे में करके इछरी कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज न करने से आंकड़े बड़े लुभावने दिखाई देते हैं, और जब आंकड़े उसमें जब रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी तो चाहे क्राइम रेट हो, चाहे कोई भी रेट हो, तो वो बड़ा कम होगा। उदाहरण के तौर पे पिछले वर्ष, मतलब इस वर्ष नहीं, उसके पहले वाले वर्ष जी, नासिक महाराष्ट्र में एक मध्यम आकार का शहर है। यहाँ पे माननीय मंत्री जी श्री असीम अरुण जी बैठे हुए हैं, जी, कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कानपुर के जितना अपराध हुआ था वो नासिक जैसे मध्यम आकार के शहर में हुआ था। यानी कि या तो नासिक की कानून व्यवस्था खराब है या फिर कानपुर की बड़ी अच्छी है। ऐसी बात तो है नहीं। जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, अच्छा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी? तो आप मुझे बताइए या सजेस्ट करिए बल्कि कि इस तरह के अपराधों को नापने का पैमाना क्या होना चाहिए। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो एनसीआरबी है, जिसको लोग ऑफिशियल मानते हैं। अब इसमें नजरिया अलग अलग हो सकता है देखने का। कितने अपराध दर्ज हुए, कितने अपराध दर्ज हुए, यही होना चाहिए। उसका रेट क्या है, प्रति लाख कितना है, ये सब वैसी वाली बातें हैं, ये देखने की। आप ये कहना चाहते हैं कि हमें उस अपराध को समग्रता में देखना चाहिए? जी हाँ। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। केएल गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और विकास दुबे कांड में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसके सदस्य भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है और जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्लेम कर रही है कि यूपी में अपराध कम हुए, विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति दंगा भी कम हुआ है, दंगा मुक्त। तो ट्विटर वगैरह पे भी आप देख रहे होंगे कि बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि साहब यहाँ अपराध कम हो रहा है। वाकई में सच है या फिर डेटा की बाजीगरी है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं कि इट इज द बिगेस्ट लाई। उसी पे सब डिपेंड करते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे अभी ये। अच्छा, आप जब डीजीपी थे तब भी यही बात? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जरा 2 मिनट दीजिए। श्रीवास्तव साहब जो बता रहे थे, इनका भी पूरा स्टैटिस्टिक्स में होता है, हमने इतने गरीबों को अनाज बांट दिया, इतना ये कर दिया, वो कर दिया। स्टैटिस्टिक्स आफ्टर ऑल देयर हैज टू बी सम बेसिस फॉर वर्किंग। तो अब ऐसा है कि मैं जब डीजीपी था, यूपी का क्राइम जो था रेट 28वें नंबर पे आता था, बॉटम में आता था। मतलब समझो नागालैंड और तमिलनाडु। अरे सर, वो यू की वजह से आता है 28। नहीं, ऐसे नहीं यार, वो नंबर जो है पर कैपिटा क्राइम जो है 1 लाख में अच्छा, इतना कम आता। पर कैपिटा क्राइम मतलब टोटल मान लो 2 लाख रजिस्टर हुए, 20 करोड़ आबादी थी तो 10 हुआ। इस तरह से यूपी 28वें नंबर पे आता था। सिर्फ उससे नीचे एक आध नागालैंड और अरुणाचल टाइप के बचे थे। इसका मतलब पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। मैंने तो हर रेजिम को देखा है। अब सब लोग बोल रहे हैं, मैं सब रेजिम करेक्ट बात है, आप सबकी बात बताइए। हाँ, तो उस समय जो है रिपोर्ट नहीं कराते। उसमें मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि हमारे टाइम में ये हो गया। सब हाँकते थे, चाहे असेंबली में बोल रहा हो, चाहे डीएम एसपी, सभी कहते थे मेरे टाइम में क्राइम कम हुआ। तो क्राइम न लिखने के लिए ऊपर से ही उसको मिलता था सपोर्ट। खैर, इस जमाने में अब तो 5 लाख करीब क्राइम हो गया, लिखा जा रहा है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, पर अब देखो चूंकि ऑटोमेशन हो गया चारों तरफ, कंप्यूटर्स हैं, ई-नेट, जीमेल है, फलाना है, कहीं भी इंडिया में कहीं भी आप रजिस्टर करा दो वो पहुंच जाएगा। तो अब क्राइम को छिपाना बड़ा मुश्किल है जब से ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि योगी जी का क्या योगदान? एनसीआरबी कोई स्टैटिस्टिक्स तो बनेगी। एनसीआरबी बताया मैंने कि अब क्राइम बढ़ गया है, 5 लाख हुआ है, पर आबादी उसकी 25-26 करोड़ है। तो पर कैपिटा में अभी 15वें-20वें नंबर पे हैं, पहले 28। तो क्राइम रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, पब्लिक सबसे बढ़िया इसकी वो होती है गवाह बताने वाली कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, सड़क में चल सकते हैं कि नहीं। आपने 2-4 का इन्होंने बताया कि हुआ, और लाखों इतने बड़े स्टेट में 4-5 गिना दिए इन्होंने कि खीरी लक्ष्मीपुर में ऐसा हुआ, हाथरस में ऐसा हुआ। मैंने तो सपा बसपा सबका रिजीम देखा, कांग्रेसियों का भी देखा है।
उनके टाइम में जो होता था, पहले प्रेस की रिपोर्टिंग में नहीं थी ना, आप लोग इतना जागरूक थे, लिखते। अरे तो टीवी चैनल ही नहीं थे तो क्या वही करें? तो कह रहा हूँ, टीवी चैनल, प्रेस नहीं था। अब तो फ्रंट पेज में आना का, क्राइम की रिपोर्टिंग, निगेटिविटी भी बढ़ गई है। जनरल पब्लिक से आप पूछिए कि क्या कहती है। अच्छा, आप डीजीपी रहे तो क्या किसी आईजी रहे होंगे, एसएसपी रहे होंगे, जी हाँ। किसी मुख्यमंत्री ने या सरकार की तरफ से कहा गया कि डेटा मैनिपुलेट करो? अरे बहुत, वो मतलब बताया ना, सब अपनी तारीफ करते थे, और डीएम एसपी को भी इसी तरह का। तभी तो थाने में एक्चुअली नहीं लिखते थे, क्योंकि और कोई साधन भी नहीं था। बेचारा गांव का गरीब आया, बैठ गया, भगा दिया उसको, नहीं लिखाया। तो आप कंप्यूटर के द्वारा कर लो, एक से एक वकील मिल जाते हैं आपको। अगर वो ना करे एसपी के, आप सहमत हैं या असहमत हैं इस एनसीआरबी की रिपोर्ट? एसपी के दफ्तर चले जाओ, ना हो तो कोर्ट से लिखवा लो, एफआईआर हो जाती। तो अब एफआईआर छिपाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन हो सकता है कि और बढ़ सकते 5-10%, पर रियलिटी है। पब्लिक, आप जाके सड़क में देखो, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। और 2-4 जो मर्डर होंगे, तो इतने बड़े स्टेट में 26 करोड़ की आबादी में मर्डर ये हुआ। अब थैंक यू गुप्ता जी, हमारे साथ बने रहिएगा। महिलाओं के साथ क्राइम की बात कर रहा था जी। महिलाओं के साथ क्राइम जो है कम हुआ है, हुआ तो होगा कि इतने बड़े हो गए, पर वो मॉरल वैल्यू हमारी जितनी डिग्रेड हुई है, क्यों डिग्रेड हुई है कोई जानते, इसके बाद हमें सजा ही नहीं मिल रही। मॉरल वैल्यू सिर्फ मतलब जनता की या पुलिस की? जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रोसिक्यूशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स में जो 20-20 साल ट्रायल में लग जाता है, तो डर नहीं रह गया। मनी मेक्स द मैन। मॉरल वैल्यू आपने किसके लिए इस्तेमाल किया सब? मॉरल वैल्यू समाज के लिए, कि आप तो लड़कियों को अगर मिसबिहेव कर रहे हैं, लड़के को आपने सिखाया नहीं, टीचर ने सिखाया नहीं लड़के को कि कैसे बिहेव करना है, तो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो अच्छा अब वो पकड़ तो लेगी। सांसद और एमएलए कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पुलिस ने तो सबको पकड़ा है। अब इसके बाद ट्रायल, तुरंत बेल, पैसा देकर तुरंत बेल में आ गए, और मनी मेक्स द मेयर को, तो 20 साल के बाद ट्रायल में। थैंक यू गुप्ता जी। डिबेट के दूसरे राउंड में आपको बाकी समय देंगे, तब आप और बाकी विस्तार से अपनी बात रख लीजिएगा। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मुझे जुड़ चुके हैं। आलोक जी, शुक्रिया आपका। विपक्ष का भी कहना है, और समग्रता में भी देखें तो उत्तर प्रदेश में अपराध की जो स्थिति है और जो यूपी सरकार क्लेम कर रही है, उस दावों में अंतर है। कारण? सुजय जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ ऑर्डर ठीक किया गया। हम चुनाव जो जीते, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है लॉ ऑर्डर ठीक करने का रहा। इस उत्तर प्रदेश में दंगों की आग जलती थी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा होती थी, एक वर्ग को अंधा समर्थन दिया जाता था। मैं ये सारी बातें बहुत कह चुका, आंकड़े आपके सामने से कोई चुटला नहीं सकता है। मैं 2 बातों पे कहूंगा, साजन जी की एक बात पे और एक सुप्रिया श्रीनाथ की बात पे कहूंगा। तो साजन के समय पे महिला अत्याचार की इन्होंने बात करी, इनका तो खुद का एक मंत्री जो है गायत्री प्रजापति बलात्कार का आरोपी था, माइनर के साथ बलात्कार का आरोपी था। अखिलेश यादव उसको जिताने के लिए चुनाव सभा करते थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वांटेड था। उसको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया और आजीवन कारावास की सजा कराई है। तो ये 2 सरकारों का, समाजवादी पार्टी का और भाजपा का अंतर। सुप्रिया श्रीनाथ जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे गई हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूं। ये बलात्कार का राष्ट्रीय आंकड़ा है, राजस्थान सबसे ऊपर 16% का स्थान लेकर के जा रहा है, और यूपी जो है 23वें स्थान पे है, 2.6% हमारा आंकड़ा। ये हमारा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा है राजस्थान। और लड़कियों लड़ सकती को नारा लेकर के प्रियंका वाड्रा जी यूपी में आई थी जी। आज झारखंड के अंदर एक बेटी को, नाबालिग बेटी को जला के मार दिया शाहरुख और नईम ने। एक बोल नहीं फूट रहा है श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के। राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं बराबर, और महिलाओं के साथ शील भंग के तमाम वारदातें हुई हैं। देश में नंबर 1 आया है, तो उसका एक कारण है ना। तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा एक बार भी हमको नहीं लगता है कि उन्होंने ट्वीट किया है। और एक चीज और उदाहरण देता हूं, किस तरह से तुष्टीकरण खुल के हो रहा है। रकबर खान और खेताराम, 2 लोगों की लिंचिंग होती है राजस्थान के अंदर। रकबर खान के लिए राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और अशोक गहलोत एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाते हैं, 50 लाख का उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिलचस्पी बढ़ाई है। दिन मारा जाता है, खेताराम दूसरे दिन मारा जाता है, उसको जो है 2 लाख मुआवजा मिलता है और कोई ट्वीट नहीं करता है। उदयपुर के अंदर उस टेलर कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी और अखिलेश यादव का मुंह सिल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हीनियस क्राइम होते हैं आलोक जी, इसकी जवाबदेही भी तो आप लोग की है। महाराष्ट्र में इसकी जवाब भी तो आप ही लोग देंगे ना। कांग्रेस सरकार थी ब्रजेश जी, मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकार है मैं तुलना तो वहां से करूंगा ना। हमको तो जनता मोहर लगा रही है कि हमने ठीक से काम किया है, जनता ने हमको दोबारा मैंडेट दिया है और भारी बहुमत से जिताया है। अरे बहुमत दिया है ठीक है, लेकिन जनता सवाल भी तो चाहती है, जनता जवाब भी तो मांगेगी ना। बहुमत तो दिया ही है। निश्चित जवाब मांगिए ना।
जवाब तो मैडम जनता सुप्रिया जी को एक मनमन मिनट में वेट है। करिएगा जरा, एक राउंड कंप्लीट हो जाए। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मौजूद हैं। रोहित जी बहुत शुक्रिया आपका। यूपी सरकार ने क्लेम किया एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से कि यूपी में अपराध कम है और विशेष तौर पर महिलाओं बच्चों के लिए, और दंगे भी सिर्फ एक ही हुए हैं। आपका नजरिया क्या है? ब्रिजेश जी, किसी को सबूत मांगने की जरूरत ना होती अगर उनको झूठ बोलने की आदत ना होती। तो बच्चों के लिए क्राइम तो कम होगा ही। जब रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी हो रहा है तो क्राइम तो डेफिनेटली कम होगा। कानपुर के अंदर राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, स्वयं बुलडोजर बाबा थे, तब वहां दंगा हुआ था। भूल गए क्या ब्रिजेश जी? प्रयागराज में दंगा हुआ था, कासगंज में दंगा हुआ था। मुझे लगता है कि लखीमपुर के अंदर जो दंगा हुआ था वो भी हम सबको याद होगा। 9 जिलों में एक साथ दंगा हुआ था। भूल गए क्या? एक बचपन में एडवर्टीजमेंट आता था एक साबुन का, जिसमें जब कीटाणु हटाते थे तो एक कीटाणु छोड़ देते थे। मुझे लगता है ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने जब ये दंगों का नाम बदला तो एक दंगा छोड़ दिया उत्तर प्रदेश के लिए। दंगों का नाम बदला मतलब मुझे लगता है दंगे का नाम विकास हो गया है, क्योंकि जब 9 जिलों में एक साथ दंगा हुआ था जिसपे हमने आपने बैठ के एक साथ चर्चा की थी, तो उसके बाद भी आपको अगर दिख रहा है कि दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं? मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की जादूगर है और इनको बहुत अच्छी तरीके से उसकी बाजीगरी आती है कि आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करना है। ये वो भूल गए कि महिला क्राइम के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में है। दलित क्राइम में नंबर 1 है, ये इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में है। आगरा के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर एक दलित को मार दिया जाता है, ये इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर है। गोरखपुर आलोक जी एक सेकंड रुकिए, अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप इनकी बात सुन लीजिए। ना एक सेकंड रुकिए, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जब मैं बोलना शुरू करता आपको टाइम दूंगा तो आप इनको कंडेम कर देना। जब मैं एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ, जब मैं अपनी बात कंप्लीट करो। जब मैं बेनकाब करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगती है, तो इनको बोलने दीजिए ब्रिजेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता कांड हुआ था वो हम सब नहीं भूले होंगे। मुझे लगता है आगरा के अंदर दलित पुलिस कस्टडी के अंदर मारा गया था, हम सब नहीं भूले हैं। कासगंज कांड क्या ये एनसीआरबी की रिपोर्ट को खारिज करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो टोटली जो है विंडो ड्रेसिंग या सैलेड ड्रेसिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, सैलेड ड्रेसिंग की तरीके से हमको और आपको परोसी जा रही है। ये दंगों का नाम बदल के विकास रख दिया इन्होंने। आप मुझे बताइए ना, स्टेशन से बच्चा चोरी हो रहा है, आप कह रहे हैं बच्चों के क्राइम कम हो गया। ऑलराइट, मैं सुप्रिया जी को आमंत्रित करता हूं। सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी। सुप्रिया जी आप बोले, आपको आप बार बार कह रही थी कुछ। यस, गो अहेड प्लीज। मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ और मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ। मुझे लगता है सब डिबेट चल रहा है, वैसा ही चलना चाहिए। मैं 3 पॉइंट्स इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब गुजरात में, उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है गुजरात, लेकिन जब गुजरात में 11 बलात्कारी रिहा हुए और उनको माला चढ़ाई गई और उनको लड्डू खिलाए गए, तो एक औरत होने के नाते मैंने जरूर अपने अंतर्मन से पूछा कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो ऐसा करते हैं। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, यहां पर लोग बैठकर, जो लोग डीजीपी रह चुके, वो कह रहे हैं हाथरस लखीमपुर जैसी घटनाओं तो हो जाती हैं, 26 करोड़ में मर्डर हो जाते हैं। जी नहीं होने चाहिए। एक लड़की को 2:30 बजे रात को सुबह उसकी माँ बाप की परमिशन के बिना प्रशासन मिट्टी का तेल डाल के नहीं जला सकता है। आजाद भारत में इनके बाद आप के पास निर्वाचित औरत का चीरहरण नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो गलत है। अगर हो रहा है तो सबको एक स्वर में गलत कहना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि शाहरुख जो हत्यारा है झारखंड का, उसको फांसी हो, उसी स्वर में कहना पड़ेगा कि 11 बलात्कारियों को रिहा करने वाले लोगों को माफी मांग के वापस जेल में डालना चाहिए। ये एक स्वर में बोलना पड़ेगा। 26 करोड़ की आबादी है, क्या हो गया, हो कैसे नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, बजरंग मुनि की हिम्मत कैसे होती है, हौसला कहां से आता है कि वो कहता है कि वो औरतों का घर से निकालकर बलात्कार करेगा? ये आपकी कानून व्यवस्था है। इस कानून व्यवस्था की आप पीठ ठोक रहे हैं कि एक आदमी आके कहता है मैं औरतों को और महिलाओं को घर से निकाल के बलात्कार करूंगा। महात्मा गांधी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है प्रदेश में, मां बहन की। यह आपका कानून व्यवस्था है। गुस्सा आता है मुझे ये सुनकर भी। और एक बात मैं राजस्थान के बारे में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, क्योंकि मैं भ्रांति ना फैलाती हूं ना किसी को फैलाने दूंगी। कन्हैया लाल के दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी मिली, मुआवजा उनको वापस नहीं ला सकता था लेकिन दिया गया। और यहां पर बैठकर जो हर बार झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो ना करे। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी दोनों लोगों ने झारखंड में अंकिता के लिए न्याय की मांग करी है
और उसके थैंक यू सुप्रिया जी, को थैंक यू। कड़ी से कड़ी सजा मिलने की हमारे साथ बने रहिए बात कही। आलोक जी, यहाँ पर बैठकर झूठ आलोक कोई जी ना आप बोले। कुछ कह रहे थे? यस आलोक जी, गो मैडम, थैंक यू मैडम। मैं चाहता हूँ कि अब आप उनकी बात भी सुन लें, एक बार उनकी बात भी सुने अब। हाँ बोलिए आलोक जी। सुप्रिया जी को मैं चैलेंज करता हूँ, सुप्रिया जी को मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो है झारखंड में जहाँ पे उनकी सरकार है और अंकिता को जलाया है दोनों मुसलमानों ने, और उसका एक ट्वीट हमको दिखा दे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये झूठ यहाँ पर बोल रही है आपके चैनल पे। अभी अपना फोन खोल कर दिखा दे कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने ट्वीट करके और कहा है कि यहाँ पर जो है ये खाली बातें बताना बनाना, झूठ नहीं बोल देश को सकते यहाँ गुमराह पर। करना, मैं झूठ देश बोलने को नहीं गुमराह दूंगी करना। किसी को जहाँ अपने नेता जहाँ के बारे कांग्रेस की में। सरकारें ये हैं, गलत कर रहे जहाँ हैं, जहाँ कांग्रेस की ये झूठ सरकारें नहीं बोल हैं, सकते। वहाँ पुष्टिकरण की दोनों ने पराकाष्ठा ट्वीट किया, करना, झूठे आप हैं। पुष्टिकरण करने के लिए आपके मुंह अपने से आवाज विधायक नहीं साहब जी खड़े होते हैं। निकलती है। आपके मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। दोनों लोगों ने ट्वीट किया है। झूठ बोलते हैं आप लोग। उसका सरकार आपका विधायक बलात्कार करता है, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। चुप रहिए आप, शर्म आनी चाहिए आपको। प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया, राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। बेवकूफी की बातें करते हैं ये लोग यहाँ पर आकर। औरतों के बारे में गंदी बातें करते हैं। ये बड़े चले औरतों की बात करने वाले। हाथरस यूपी में होता है, लखीमपुर यूपी में होता है, और यहाँ पर आकर यहाँ पे गान सुनाएंगे। चुप रहिए आप। सिंगर आपका, चिन्मयानंद आपका, और यहाँ पर आकर हमें प्रवचन देते हैं। शर्म आनी चाहिए, गाली खोलते अपने मुंह पर। झूठ बोलते हो तुम यहाँ पर आकर। अच्छा एक सेकंड आलोक जी रुकिए, आलोक जी रुकिए एक सेकंड, आप दोनों लोग रुक जाइए। सुप्रिया जी, एक चैलेंज आया है आपके लिए। आलोक अवस्थी का कहना है कि अगर राहुल प्रियंका ने कोई ट्वीट किया है तो आप दिखा दें। एक सेकंड रुक जाइए, अगर किया होगा तो अभी देख सर्च कर रही है वो। एक सेकंड रुकिए, दिखाइए। 9:43 पर कल 9:43 पर सवेरे प्रियंका गांधी जी का ट्वीट पढ़े दे रही हूं। झारखंड 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अपराध की रोकथाम जब कल से मीडिया में मुद्दा बन गया है, आज सुबह ट्वीट किया है, घटना हुई है, 3 दिन पुरानी घटना है, जब मीडिया में राष्ट्रीय ट्वीट तो किया है, बता दो रहे हैं ट्वीट किया है। तो प्रियंका वाड्रा जो है कर रही है, मुझे डेट बताइए आप किस समय दिन पे किया है। अब यहाँ पे क्या वीरेन जी भी हमारे साथ एक सेकंड रुकिए आपको इस प्रकार नहीं, रुक जाइए एक सेकंड रुकिए। 3 दिन पहले घटना ओके, वीरेन जी को लाया जाए डिबेट में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह का जो है झूठ वीरेन जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वीरेन जी, ये रिपोर्ट को पॉलिटिकल कॉरिडोर में किस तरह से देखा गया? वीरेन जी गो अहेड, वीरेन जी गो अहेड। देखिए, सरकार इसको अपने पीठ थपथपाने के तौर पर देख रही है कि हम कानून व्यवस्था के मामले में एक बार फिर भी साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहां बीमारू राज्य की वो श्रेणी थी, अगर कोई सरकार 10 साल रहती है तो स्वाभाविक है कि इससे कानून व्यवस्था और विकास के बहुत सारे काम होंगे और बहुत सारी चीज़ें स्थिरता आएंगी उनमें। देखिए, दंगा कोई प्रदेश में कोई न सरकार चाहती है न लोग चाहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो दंगे हो जाते हैं, लेकिन घर उजड़ते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लोग जेल जाते हैं। दंगा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये बात आती है तो इसमें बुराई नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है अगर आपको हुकूमत करना है तो लोगों के दिलों पर करिए। धर्म और मजहब में बांटकर, रंग में बांटकर हम लोगों पर राज नहीं कर सकते। हम लोगों को विकास नहीं दे सकते, तरक्की नहीं दे सकते। तो इसके लिए कानून व्यवस्था मजबूत हो और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आए, ये सरकार की उपलब्धि है। जो भी सरकार स्थिर सरकार है वो अगर कर रही है तो वो इसको अपने लिए बेहतर मान सकती है। देखिए, अब ना डकैत रहे, ना गैंग रहे, अपहरण उद्योग नहीं रहा, माफिया राज कम हुआ, ठेके पट्टे में गोली चलना, फायरिंग होना, इन सब में कमी तो आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी एक चीज कायम है, वो है कि थाने में जाने में आम आदमी डरता है। थाने पर आम आदमी की सुनवाई आसान नहीं है। ये डर, ये भय खत्म होना चाहिए। यूपी पुलिस के मुखिया DS चौहान वो ईमानदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फोर्स ईमानदारी से काम करे, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा निगरानी तंत्र विकसित करना आसान नहीं है।
देखिए, अपराध ना हो, दंगे ना हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिन पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती कोई सरकार आ जाए, कोई हत्या हो जाए, कोई बलात्कार हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, ये सरकार रोक नहीं सकती है। एक एक आदमी के पीछे आदमी नहीं लगेगा, लेकिन चोरी ना हो, डकैती ना हो, लूट ना हो, वसूली ना हो, ये सरकार रोक सकती है और ये सरकार के अधिकारियों की इच्छा शक्ति रोक सकती है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अगर एक मुंह चिढ़ा रहा है तो महोबा का भगोड़ा एसपी मणिलाल पाटीदार, उसको लोग भूल गए हैं, लेकिन उसने जो गंदा काम किया उत्तर प्रदेश में, उसमें सरकार अभी तक उसको सजा देने में नाकाम रही है। बाकी योगी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इच्छा शक्ति दिखाई है और अपराधियों पर भी काम किया है, हाफ इनकाउंटर भी इजाद हुआ है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है ब्रजेश जी, इस पे रोज काम करने की जरूरत है, दिन रात। चुनौती कभी भी आ सकती है। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम लोग दंगा शब्द जब आता है तो खाली हिंदू मुस्लिम तक देखते हैं उसको, क्योंकि हिंदू सिख में, हिंदू ईसाई में कोई दंगा या मुसलमान सिख में ईसाई में कोई दंगा कभी नहीं हुआ। इस देश में धर्म और मजहब के नाम पर जो भी कोई दंगा हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम लड़ा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नहीं पूछती वो कभी मजहब खेतों का, पकती हैं जो खेतों में फसलें। नहीं पूछती वो कभी मजहब घरों का, जो चलती हैं घरों में हवाएं। नहीं पूछती वो कभी मजहब इंसानों का, गिरती हैं जो हथेली पर बारिश की बूंदें। लकीरें खींच रखी हैं चंद मतलबी लोगों ने थाली में, वरना फर्क क्या है तेरी ईद और मेरी दिवाली में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, आलोक अवस्थी ने अभी अपना पक्ष रख रहे थे, तो आपकी पार्टी की जब हुकूमत थी तो कुछ गंभीर आरोप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगाए थे आप। देखिए, आलोक अवस्थी जी ने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से कहा कि अगर ट्वीट दिखा दे तो हम जाने। जब उन्होंने ट्वीट दिखा दिया, क्योंकि आपके कैमरे के सामने है, मुंह छिपाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। फिर लखीमपुर में जो महिला का चीरहरण हुआ वो बीजेपी की उपलब्धता थी क्या? लखीमपुर में जो किसानों को रौंद के इनके नेताओं ने मार दिया वो आपका विकास है? संभल की घटना क्या है? मथुरा की घटना क्या है? कन्नौज की घटना क्या है? इन घटनाओं से आप मुंह नहीं छिपा सकते और आप ये कह दें। और अच्छा फिर बताइए, जो हाथरस में कांड हुआ उन बलात्कारियों को क्रांतिकारी कौन कह रहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, आपके पुलिस के अधिकारी और सब लोग उनका बचाव कर रहे थे। तो आप बलात्कारियों को क्रांतिकारी कहेंगे, अपने बलात्कारी विधायक का संरक्षण करेंगे, अपने जो दूसरे नेता हैं वो जब बलात्कार में फंसेंगे। सुनील जी कंक्लूड करिए, थोड़ा वक्त की कमी है। आपकी तो सरकार गुजरात में है, आप बलात्कारियों को छुड़वा देते हैं जेल से, फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू आलोक अवस्थी 20 सेकंड, आलोक अवस्थी 20 सेकंड, आलोक अवस्थी। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। आज इनके पास इनके कलंक सामने सब कुछ पड़ता है। सुरेंद्र जी का जवाब देना जरूरी है, जो कि प्रियंका वाड्रा का ट्वीट इन्होंने दिखाया है। ये दैनिक भास्कर की खबर है, अंकिता को जो जलाया गया, 23 अगस्त को जलाया गया, राहुल गांधी जी का भी है, प्रियंका जी का भी है। आप मानिए कि आपने झूठ बोला पहले शो पर आकर, मानिए पहले आपने शो पर झूठ बोला। आप हमेशा आकर झूठ बोलते हैं, आप जो भी, मैं आपको जानती नहीं हूँ। ये गुंडागर्दी अपने घर पे दिखाइएगा, चुप रहिए आप। बलात्कारी छोड़े गए गुटराज में आपके मुंह से चूड़ निकली, एक शब्द निकला, यहाँ पर आकर महिला की बात करते हैं। बलात्कार नहीं हुआ, ये लोग आके कहते थे बलात्कार नहीं हुआ, हाथ जोड़ के माफी मांगो पहले। 30 तारीख की सुबह 9:30 बजे इनका ट्वीट प्रियंका वाड्रा का इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय मीडिया ने पूरा कल इनको दिन भर धोया है, कांग्रेस को दिन भर धोया है, तब जाके 23 तारीख का दैनिक भास्कर की खबर है। ये देखिए 23 अगस्त। तो आप बाजीगरी करना, झूठ बोलना कांग्रेस के नेताओं को अच्छे से आता है। तो श्रीमती सुनेत्रा जी ये
बाजीगरी जनता जानती है, इसीलिए आपको हाशिए पर डाला है। एक आपका सांसद है यहाँ पे और 2 आपके विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खाली इसीलिए कि झूठ बोलने का करिश्मा है और गैर जिम्मेदारी का करिश्मा है और जो तुष्टिकरण करने का करिश्मा है। जब देश का प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का होता है तो कहते हैं कि देश के संसाधन पर एक समुदाय का पहला अधिकार होगा। इस तरह के खुलेआम तुष्टिकरण करने वाली पार्टी आज क्या दिखाना चाहती है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।